नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम तथा बीपीएससी 4.0 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा आज की यह क्लास रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जो प्रश्न लिए गए हैं ये सभी प्रश्न जो हैं पिछली परीक्षाओं के पेपर से लिए गए हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की इस क्लास में क्या क्या प्रश्न हैं। उससे पहले इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या किसी माध्यम से आपको यह वीडियो मिली है या क्लास मिली है तो इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापन लोच सदैव होती है, शून्य, अनंत, ऋणात्मक, धनात्मक। तो उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापन की लोच जो है वह हमेशा अनंत होती है। ए सही है, बी सही, ए नहीं बी सही है 1 नंबर प्रश्न का आंसर। अगला 2 नंबर प्रश्न है, जब उत्पादन के 2 साधन पूर्णतः पूरक होंगे तो समोत्पाद वक्र का आकार होगा। तो उत्पादन के जब 2 साधन पूर्णतः पूरक होते हैं तो समोत्पाद वक्र का आकार जो है वह समकोण का होता है। तो समकोण ए में दिया है, तो 2 का सही आंसर ए है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, यल आकार के तटस्थता वक्र होते हैं, कैसे होते हैं? पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के लिए, पूर्ण पूरक वस्तुओं के लिए, कमजोर स्थानापन्न वस्तुओं के लिए, स्वतंत्र वस्तुओं के लिए। तो एल आकार का जो तटस्थता वक्र का आकार होता है पूर्ण पूरक वस्तुओं के लिए होता है। पूर्ण पूरक वस्तुएं बी में दिया गया है। तो 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगर तटस्थता वक्र की बात की जाए, परिभाषा की बात की जाए तो तटस्थता वक्र मुख्य रूप से 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के ऐसे संयोग या युग्मों को प्रदर्शित करने वाला वक्र है जिसमें या जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तटस्थता वक्र को संतुष्टि वक्र, अनधिमान वक्र या उदासीनता वक्र तथा इंडिफरेंस वक्र के नाम से भी जाना जाता है। तटस्थता वक्र वस्तुओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, या कह सकते हैं कि तटस्थता वक्र के सभी बिंदु समान संतुष्टि देते हैं, इसलिए इनके बीच चुनाव करने में उपभोक्ता जो है तटस्थ हो जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, या इसे तटस्थता वक्र कहते हैं। तटस्थता वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1881 में एजवर्थ द्वारा किया गया था। 1992 में इरविन फिशर ने अनधिमान वक्रों का प्रयोग जो है उपभोक्ता की संस्थिति विश्लेषण के लिए किया था। एजवर्थ और फिशर उपयोगिता के संख्यात्मक माप में विश्वास रखते थे। इसके बाद जो है पैरेटो पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1906 में क्रमवाचक परिकल्पना का प्रयोग अनधिमान वक्र विश्लेषण के रूप में किया था, या अनधिमान वक्र विश्लेषण का प्रयोग करके किया था। 1934 में हिग्स तथा एलन ने अपने एक लेख मूल्य सिद्धांत का पुनर्निर्माण में तटस्थता वक्र की वैज्ञानिक व्याख्या की थी, जो उपयोगिता की क्रमवाचक परिकल्पना में दिया गया था। उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन करते समय या तटस्थता वक्र विश्लेषण का अध्ययन करते समय कुछ मान्यताओं को लिया जाता है। उन मान्यताओं में उपभोक्ता को विवेकशील माना गया है, परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान होता है, क्रमवाचक माप संभव है। इस प्रकार से या जो तटस्थता वक्र है जो क्रमवाचक माप पर संभव है। इसके अलावा उपयोगिता उसके द्वारा उपभोग की जाने वाली समस्त वस्तुओं की कुल मात्रा पर निर्भर करती है। उपयोगिता वक्र विश्लेषण तटस्थता वक्र विश्लेषण का अध्ययन करते समय निर्बल क्रमबद्धता की मान्यता ली जाती है तथा प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। और तटस्थता वक्र जो है
वह अनधिमान वक्र में सकारात्मकता तथा स्थिरता की मान्यता ली गई है। अगर विशेषताओं की बात की जाए तो तटस्थता वक्र जो है में कई विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र का ढाल जो है ऋणात्मक होता है, अर्थात ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती हुई तटस्थता वक्र होती है। यह आरेख जो है तटस्थता वक्र का है। यह आरेख बताता है कि अनधिमान वक्र का ढाल जो है ऋणात्मक होता है, जो ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती हुई होती है, और इसके ढाल का ऋणात्मक होने का कारण जो बताया गया है वह घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर बताया गया है। घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर के कारण अनधिमान वक्र जो है ऋणात्मक ढाल का होता है, अर्थात बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को ना तो काट सकते हैं और ना ही एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं, यह भी तटस्थता वक्र की एक विशेषता है। इसके अलावा अनधिमान वक्र एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर सकते हैं और अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। यह आरेख जो है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, नतोदर नहीं हो सकती है तटस्थता वक्र। इसके अलावा निम्न अनधिमान वक्र की तुलना में उच्च अनधिमान वक्र अपेक्षाकृत अधिक संतुष्टि प्रदर्शित करता है। अनधिमान वक्र में बताया गया है अगर ऊंचा अनधिमान वक्र है तो ऊंची संतुष्टि को बताता है और नीचा अनधिमान वक्र जो है नीची संतुष्टि को बताता है। इसके अलावा अनधिमान वक्र अंडाकार नहीं हो सकता है तथा अनधिमान वक्र अक्षों को स्पर्श नहीं कर सकता है। और अनधिमान वक्र की अपवाद स्वरूप अगर स्थिति की बात की जाए तो अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, अनधिमान वक्र दाहिनी ओर गिरती हुई सीधी रेखा भी हो सकता है तथा तटस्थता वक्र का समांतर होने की स्थितियां जो है वह निम्न रूपों में पाई जाती हैं। निम्न रूपों का मतलब हुआ तटस्थता वक्र जब समांतर होता है तो ऐसी स्थिति जो है जब पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में तटस्थता वक्र या आयसी वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होता है। यह पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में तटस्थता वक्र है तथा जब दो वस्तुएं पूर्णतः पूरक हों तो तटस्थता वक्र यलाकार का समकोण आधार अक्ष के समांतर या लंब अक्ष के समांतर तटस्थता वक्र हो सकता है। तटस्थता वक्र के संदर्भ में इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस चैनल पर एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें तटस्थता वक्र के बारे में लगभग सारी जानकारी को बताया गया है। अगर आप वह वीडियो ना देखे हो तो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का अध्ययन करने के बाद तटस्थता वक्र से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, समकोणीय समुत्पाद को भी कहते हैं। समकोणीय समुत्पाद को क्या कहते हैं? लियोनटिफ का समुत्पाद कहा जाता है और आगत निर्गत समुत्पाद कहा जाता है, इसलिए एक तथा बी दोनों आंसर सही हैं। अगला नंबर प्रश्न है 5 में कहा गया है यदि मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होता है तो यह दर्शाता है। तो दाहिनी ओर मांग वक्र विवर्तन जो है मांग में वृद्धि को बताता है। मांग में वृद्धि ए ऑप्शन में दिया गया है, ए सही होगा दाहिनी ओर। अगर बाईं ओर मांग वक्र विवर्तित होता है तो वह मांग में कमी को दिखाता है। देखो यह अगर मांग वक्र इधर जा रहा है तो यह दाहिनी ओर जा रहा है तो मांग में वृद्धि को बताता है, अगर इधर आ रहा है तो यह बाईं ओर आ रहा है तो यह मांग में कमी बताता है। इसके अलावा इस पे अगर नीचे की तरफ मांग वक्र जा रहा है तो मांग में विस्तार को बताता है और अगर ऊपर की तरफ मांग वक्र जा रहा है तो मांग में संकुचन बताता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या को किसने दिया? पिगू, मार्शल, रॉबर्टसन, कोई नहीं। तो मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या जो है वह मोर द्वारा दी गई थी, तो कोई नहीं, सही आंसर हो जाएगा, डी सही है। अगला है आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना जो है सबसे पहले किसने दिया था? मार्शल द्वारा दी गई थी मांग की लोच, तो मार्शल बी में दिया गया है, तो इसलिए सही आंसर बी है। मांग की लोच की 5 श्रेणियां बताई गई थी। पहले तो मांग की लोच किसे कहते हैं जान लेते हैं। तो मांग की लोच जो है, मांग की लोच
मांग की लोच जो है एक गुणात्मक या मात्रात्मक संकल्पना है जो बताता है किसी वस्तु की सापेक्षिक कीमत में परिवर्तन से मांग की मात्रा में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन की मात्रा के अनुपात को बताता है। ई पी बराबर होता है मांग की मात्रा में सापेक्षिक परिवर्तन बटे कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन। तो मांग की लोच क्या बताता है? मांग की मात्रा में सापेक्षिक परिवर्तन बटे कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन। मांग की लोच की इकाई कोई नहीं होती और मांग की लोच का मान जो है 0 से अनंत के बीच में कुछ भी हो सकता है। मांग की लोच, अब मांग की लोच की श्रेणियाँ, मांग की लोच की 5 श्रेणियाँ बताई गई हैं। इन 5 श्रेणियों में इस पे मांग की लोच की 5 श्रेणियों को हम जान सकते हैं। यहाँ जब ई अनंत के बराबर होता है या जब ई वाई एच को, जब मांग रेखा जो है वाई एच को छू रही है तो ई अनंत के बराबर होगा और इसे पूर्णतः लोचदार मांग कहेंगे। ई जब 1 से ज़्यादा हो तो इसे लोचदार मांग कहेंगे और विलासिता की वस्तुओं की लोच जो है वह लोचदार होती है। ई जब 1 के बराबर होता है तो इसे इकाई लोचदार मांग कहते हैं और आरामदायक वस्तुओं की मांग की लोच जो है इकाई के बराबर होती है। ई जब कम होता है 1 से तो इसे कहते हैं बेलोचदार मांग और बेलोचदार मांग जो है अनिवार्य वस्तुओं और खाद्यान्न की होती है। और जब ई मांग वक्र जो है एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो इसी स्थिति में ई 0 के बराबर होता है और इसे पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र कहा जाता है। और अति आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच जो है पूर्णतः बेलोचदार होती है। अब बेलोचदार मांग किसे कहते हैं? बेलोचदार मांग होता है जब ई कम होता है 1 से। तो इसे कैसे परिभाषित करेंगे कि जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन कम होता है तो ऐसी मांग वक्र को बेलोचदार मांग वक्र कहते हैं। बेलोचदार मांग वक्र की मूल्य लोच जो है इकाई से कम होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग जो है वह बेलोचदार होती है। ऐसी वस्तुएं क्या होती हैं? कीमत कम होने से मांग बढ़ती है किंतु कीमत में कमी की अपेक्षा कम बढ़ती है। कच्चा माल, प्राथमिक वस्तुएं, खाद्यान्न वस्तुओं, अनिवार्य वस्तुओं की मांग जो है बेलोचदार होती है। अब इसी प्रकार से इकाई या समलोचदार मांग किसे कहेंगे? तो जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन से मांग की मात्रा में सापेक्षिक या आनुपातिक परिवर्तन समान होता है तो ऐसी मांग की लोच जो है समलोच या इकाई लोच कहलाती है। लोचदार मांग किसे कहते हैं? तो लोचदार मांग में ई ज़्यादा होता है 1 से, विलासिता की वस्तुओं की मांग जो है लोचदार होती है। तो जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में सापेक्षिक या आनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है तो ऐसी मांग की लोच जो है यह लोचदार होती है। और यहाँ मांग की लोच इकाई से क्या होती है? ज़्यादा होती है। विलासिता वस्तुओं के संदर्भ में ऐसा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यह मांग की लोच के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आर्थिक मांग की लोच, तो यह 7 का जो सही आंसर है वह है बी। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्न रेखा चित्र में प्रदत्त बिंदु ए पर मांग की लोच क्या होगी? तो ए पर जो मांग की लोच ई ज़्यादा होगा 1 से, ई ज़्यादा 1 है सी में तो सी सही आंसर है। अभी यहाँ हम इसके बारे में अध्ययन कर चुके थे पिछली क्लास में, इसके बारे में हम लोग जाने थे, फिर एक बार दोबारा जान लेते हैं। जहाँ पर मांग रेखा जो है वाई एच को स्पर्श कर रही है वहाँ ई किसके बराबर होगा? ई 0 के बराबर होगा। ई 0 के बराबर होगा और जब ई 0 के बराबर होगा तो इसे पूर्णतः लोचदार मांग कहेंगे। और जब ई 1 से कम होगा तो इसे लोचदार मांग कहेंगे, ए बिंदु पर होगा। और यहाँ अगर बी बिंदु मान लेते हैं तो ई 1 के बराबर होगा तो इसे इकाई लोचदार मांग कहेंगे। ई कम होगा 1 से तो इसे बेलोचदार मांग कहेंगे। और ई जब 0 के बराबर होगा तो इसे पूर्णतः बेलोचदार मांग कहेंगे। इस मांग, अच्छा एक बात और जान लेते हैं, मांग की लोच जो है 0 से अनंत के बीच में होती है। मांग की लोच 0 से अनंत के बीच में होती है। और इस रेखा पर जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं,
ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो मांग की लोच जो है कम होती चली जाती है नीचे की तरफ, और जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो मांग की लोच बढ़ती जाती है। और इस ई बिंदु के नीचे जहां मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, उसके नीचे मांग की लोच जो है वह बेलोचदार होती है, और ई के ऊपर जो है मांग की लोच जो है लोचदार होती है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ई बिंदु के ऊपर मांग की लोच लोचदार होती है और ई बिंदु के नीचे मांग की लोच बेलोचदार होती है। यह ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो इस प्रकार से 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। समझ में आ गया होगा, आशा है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन से संबंधित है? तो मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन dQ/dP हो सकता है, या Q ही हो सकता है, तो D कह सकते हैं। 9 का सही आंसर D है। अगला 10 नंबर प्रश्न है एक समसीमांत उपयोगिता गुण का कथन है। तो समसीमांत उपयोगिता गुण का कथन ए में दिया गया है, तो ए सही है। 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 20 नंबर परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है वह अल्पकाल से संबंधित होता है, और अल्पकाल ऐसा समय होता है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए अल्पकाल को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। दीर्घकाल जो है वह दीर्घकाल को पैमाने के प्रतिफल के नियम के रूप में जाना जाता है। ह्रासमान प्रतिफल का नियम अधिकांशतः लागू होता है। तो ह्रासमान प्रतिफल का नियम खेती में या किसानी में या कृषि में लागू होता है। तो 12 का सही आंसर ए है। अगला 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता। तो पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता सबसे ज़्यादा होती है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर 0 होती है। पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 होती है। तो 13 का सही आंसर बी है। अगला 14 नंबर प्रश्न है सीमांत उपयोगिता पूछा है। अच्छा, अगला 14 काप डगलस उत्पादन फलन के लिए प्रतिस्थापन की लोच होती है। तो काप डगलस उत्पादन फलन के लिए प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है, तो इसमें दिया नहीं है, तो 14 का सही आंसर कोई नहीं, डी हो जाएगा। अगला औसत आगम वक्र का दूसरा नाम फिलिप्स वक्र, तटस्थता वक्र, मांग वक्र, लाभ वक्र। तो औसत आगम वक्र का दूसरा नाम जो है वह मांग वक्र है। तो 15 का सही आंसर सी है। अगला 16 नंबर प्रश्न है एक फर्म के कुल स्थिर लागत वक्र का ढाल होता है। एक फर्म के कुल स्थिर लागत वक्र का ढाल कैसा होता है? 0 होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, अनंत होता है। तो फर्म के स्थिर लागत वक्र का ढाल, इसका ढाल कैसा होगा? कुल स्थिर लागत TFC का ढाल जो है वह कैसा होगा? तो 0 हो जाएगा। TFC का ढाल 0 होता है। और लोच इसकी पूछी जाए तो इसकी लोच अनंत हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न मांग वक्रों में कौन सा स्थिर लोच वाला होता है? क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, रैखिक, आयातित, अतिपरवलय। तो निम्न मांग वक्रों में कौन स्थिर लोच वाला होता है? तो स्थिर लोच वाला जो होता है वह क्षैतिज रैखिक हो जाएगा। स्थिर लोच वाला यही रैखिक हो जाएगा। तो 17 का सही आंसर सी है। अगला 18 नंबर आय में क्षतिपूरक परिवर्तन पर निर्भर करता है। तो क्षतिपूरक परिवर्तन की बात जो है हिग्स करते हैं अपने सिद्धांत में। तो 18 का सही आंसर क्या है? ए है। बाकी 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु की कीमत 20 रुपये है तथा मांग की लोच जो है 2.5 है, तो उत्पादनकर्ता का सीमांत आगम होगा। तो उत्पादनकर्ता का सीमांत आगम मतलब मार्जिनल रेवेन्यू निकालने की बात की गई। तो मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है AR 1 - 1/E। तो इसमें रखेंगे तो MR हमें निकालना ही है, तो MR बराबर हो जाएगा AR क्लास सूत्र में दिया गया है 20 है, तो 20 1 - 1/E दिया गया है 2.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो MR बराबर 20 और यह इसके बटे 1 कर देंगे तो हो जाएगा
2.5 माइनस 1/1, तो यह हो जाएगा 20। 20 के बाद कितना हो जाएगा 20 गुणे 2.5 माइनस 1 करेंगे तो 1.5/1 आ जाएगा। बटे में 2.5 ही आएगा, बटे 2.5, यहाँ 2.5 होगा, बटे 2.5। तो इसका दूसरे पेज पे लिखते हैं, तो यह हो जाएगा 20 गुणे 1.5 बटे 2.5। यह दशमलव हटाएंगे, यह दशमलव हटाएंगे, तो इसको जब काट पीट करेंगे तो सही आंसर आ जाएगा 12। 12 आंसर सही आ जाएगा। 19 का सही आंसर 12 डी में दिया गया, डी है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, मांग की लोच, औसत आगम और सीमांत आगम के मध्य संबंध। तो मांग की लोच ईपी बराबर हो जाएगा AR बटे AR माइनस MR। यह मांग की लोच सी में दिया गया है, तो 20 का सही आंसर सी है। अगला 21 नंबर प्रश्न है, क्या है, रेखा चित्र के आधार पर बताइए कि OL, रेखा चित्र के आधार पर OLSP क्या दर्शाते हैं। तो यह कुल आगम को दर्शाते हैं। 21 का सही आंसर ए है। अगला 20 नंबर प्रश्न है, ई अगर ई बराबर अनंत हो तो स्थिति में मांग वक्र होता है। तो ई बराबर जब अनंत होगा तो मांग वक्र कैसा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मांग वक्र जो होता है वह हो जाएगा कैसा, एक क्षैतिज सीधी रेखा, नीचे की ओर ढलान, ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो मांग वक्र जो है वह हो जाएगा एक क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा कैसी है, ऐसी हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, यह भी सवाल दिया गया है, इसमें मांग की लोच के बारे में पूछा गया है। तो मांग की लोच होता है DQ अपान DP इंटू P अपान Q होता है। तो P 10 से घट के 15 हो गई और मांग 40 से घटकर कितनी हो गई, 20 हो गई। तो DQ कितना हो जाएगा, DQ हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 20 बटे DP कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, माइनस 5। तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणे P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा 10 बटे Q कितना हो जाएगा 40। ठीक, तो यह गुणा करने पर 200 बटे 200 हो जाएगा, तो यह 1 के बराबर हो जाएगा। 1 के बराबर ए में दिया गया है, तो मांग की लोच कितनी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो 23 का सही आंसर ए है। अगला 24 नंबर प्रश्न है, जब किसी वस्तु की कीमत अपनी कीमत कम होने के फलस्वरूप कुल व्यय बढ़ जाता है तो मांग की लोच होगी इकाई से अधिक होगी, ये सही होगा। 24 का अगला 25 नंबर प्रश्न है, P01 बराबर सिग्मा P1 Q1 अपान सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 सूत्र दिया गया है। किसका है, पासे का है, फिशर का है, कैली का है, लेस्पियर का। तो यह सूत्र जो है लेस्पियर का है, इसलिए सही आंसर डी है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने कितना, लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया। और यह प्रश्न जो है रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है और आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए यह क्लास आप लोग देखें, पूरी क्लास देखें तथा इसका लाभ लें। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें।